Hello students, how are you? Hope you all are good. Welcome to e-learning point. I am Naina Jain and I will teach you economics. सबसे पहले ई-लर्निंग पॉइंट के बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ई-लर्निंग पॉइंट क्या है? बेसिकली आपको हमारा मोटिव ये है कि हम आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकें, है ना। जो चीज़ें हैं आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, नए नए सब्जेक्ट्स आपके आगे आए हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आपने शायद कहीं पढ़ा सुना नहीं था, तो उन चीज़ों को आगे आपको और अच्छी तरह क्लियर करना है, उनके बारे में बताना है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लास 11th में आपने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, आपने अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा है ना। अब हम एक बारी शुरुआत करते हैं, 12th के सिलेबस से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। मुझे कोई पूछता है कि हाँ इकोनॉमिक्स, तो मैं उसके लिए क्या कह सकती हूँ, क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में जब भी हम कुछ बात करें तो हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक होता है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है आपका? इकोनॉमिक्स होता है कि हम अपने पैसे को किस तरीके से अरेंज करें, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम बताए जाते हैं, तो वही इकोनॉमिक्स के अंडर इंक्लूड किए जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इंक्लूड ऑल दोज प्रिंसिपल्स that tell us the way how to organize our money. ओके, तो अपने पैसे को, अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है, जो प्रिंसिपल्स, जो नियम हमें उसके लिए कुछ नियम रखे गए हैं, तो उन नियमों के बारे में, उन प्रिंसिपल्स के बारे में, उन तरीक़ों के बारे में इकोनॉमिक्स बात करता है, इकोनॉमिक्स डील करता है उन प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो फादर हुए हैं, मतलब जिन्होंने इकोनॉमिक्स की थ्योरी हमारे आगे सबसे पहले प्रेजेंट की थी, वो थे एडम स्मिथ। सबको पता होगा, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी ये बात पढ़ी होगी कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में हमें मतलब जानकारी जो मेन दी है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम जिन्हें कहते हैं, वो है एडम स्मिथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली एक बिहेवियरल साइंस है। अगर एडम स्मिथ के बारे में कहें तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एक सिंपल सा मीनिंग दिया है कि उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स उनके हिसाब से साइंस है, किसका विज्ञान है? पैसे का विज्ञान है, मनी, साइंस ऑफ मनी। उनके हिसाब से मनी जो है साइंस ऑफ मनी है, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ मनी है, ठीक है। हम इसे बिहेवियरल साइंस क्यों कहते हैं? बिहेवियरल साइंस इसलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स को क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक्स में आप जो स्टडी करते हो वो होता है बिहेवियर। किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी फैक्टर का, किसी भी कंज्यूमर का, डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट्स का, इन सब का बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिहेवियरल साइंस है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उनमें से 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें समझना। वो ब्रांचेस हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करती हूँ तो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो बेसिकली कंसेप्ट हमें वर्ड ने ही बता दिया कि माइक्रो और मैक्रो के वर्ड का जो मीनिंग है उससे हमें कंसेप्ट पता लग रहा है कि जो छोटे लेवल पे डील करे वो माइक्रो, जो बड़े लेवल पे डील करे वो मैक्रो, ठीक है ना। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यहाँ पे, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी वो स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी वो स्टडी है जिसमें हम क्या समझते हैं, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब आप कहेंगे ये एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी चीज़ के बारे में ऑन एन होल
ऑन अ होल बात कर रहे हैं, किसी मतलब पूरे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन एग्रीगेट। ठीक है, सो ये क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक में हम उन कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमी को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं, पूरे तरीके से उसको हमें बताते हैं कि ये इकोनॉमी के टॉपिक्स जो अलग अलग होते हैं हमारे, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उनमें से अगर कुछ टॉपिक्स की मैं बात करूं तो वो आपके आ जाते हैं, जैसे कि हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पूरी हमारी इकोनॉमी की, पूरे देश की इनकम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ आवर नेशनल इनकम। ठीक है ना, नेशनल इनकम हो गई, या कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, या फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। ठीक है, और आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, या फिर और भी चीज़ें हैं जो हम स्कैरसिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं जिनमें हम इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारी आती हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, लेकिन अब क्या होता है कि मुझे बड़ी चीज़ का पता लगाने के लिए पहले मेरे पास ये तो पता होना चाहिए कि हम आगे छोटी छोटी चीज़ें और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिसमें हम किसका बिहेवियर टैली करते हैं, किसका बिहेवियर देख रहे हैं, जहाँ पर हम बिहेवियर देख रहे हैं एक इंडिविजुअल कमोडिटी का या इंडिविजुअल फर्म का, मतलब सिंगल यूनिट का जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हमें इंडिविजुअल नीड्स का पता लग सके, हमें इंडिविजुअल लेवल्स का पता लग सके। जैसे कि मान लीजिए हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके? एक पर्टिकुलर फर्म के, पर्टिकुलर कमोडिटी के, पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तब हम डील कर रहे होते हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स की। और दूसरी बात ये है, ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। अब आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट कैसे करती हैं? कॉम्प्लीमेंट इसलिए करती हैं क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक है तो उसके बिना दूसरा नहीं हो सकता, और दूसरा है तो उसके बिना पहला नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स समझनी है, मतलब अगर मुझे बड़े लेवल पे, नेशन लेवल पे कुछ करना है, तो उसके लिए पहले मुझे इंडिविजुअल लेवल की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं नेशन लेवल तक पहुंच नहीं पाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं माइक्रो की बात करती हूँ, तो अगर मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में किसी चीज़ को कर रही हूँ, तो जब तक मेरी वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होकर मुझे किसी डेटा तक नहीं पहुँचाती, तो मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। तो इसीलिए माइक्रो का भी यूज़ कहाँ होता है कि तभी मैं इसीलिए जनरेट किया है मैंने माइक्रो का सिस्टम, क्योंकि हमारे को मैक्रो तक पहुँचना है, मतलब बड़े लेवल तक पहुँचना है, मुझे नेशन की जो इनकम है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, जो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसके जो फादर हैं, जो हमारी मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके फादर कौन है? J.M. केनीज। वो हमारी मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरीज वगैरह हमें समझाई थी ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, अब कुछ बातें कर लेते हैं, एक दो बातें और, जैसे कि हम अगर आपको बताना चाहें, तो आप अगर कहेंगे माइक्रो और मैक्रो का थोड़ा सा अगर डिफ्रेंसिएशन देखना चाहें, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये कौन सी थ्योरी पे काम करती है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी किस थ्योरी पे काम करती है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पे काम करती है। वहीं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे काम करती है? प्राइस थ्योरी पे।
ठीक है। प्राइस थ्योरी का क्या मतलब होता है? प्राइस थ्योरी का मतलब होता है हम प्राइस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, उसको प्राइस थ्योरी की तरह डील करना इसलिए ज़रूरी होता रहता है क्योंकि किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर प्राइस होता है। ठीक है सॉरी। प्राइस से ही हमें पता लगता है, मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है आपकी, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसका मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है तो जो खरीदने वाला है वो अपनी पॉकेट उतनी नहीं बढ़ा सकता है ना, लेकिन वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को कम कर देगा, है ना, डिमांड कम कर देगा। तो प्राइस की वजह से अब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे, आपने क्लास 11th में भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो उनकी वजह से हमारा डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होता है, उसी से वही चीज़ हम डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। तो हमारा जो अगर डिमांड और सप्लाई एक जैसा नहीं रहता तो इक्विलिब्रियम लेवल हमारा जो होता है वो हिल जाता है। तो इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इकोनॉमिक्स में हम जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें बहुत सारे इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जिनसे हम डील करने में हमें बहुत दिक्कत हो या हमारी पूरी इकोनॉमी सफ़र करे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात कर ली हमने, मैक्रो के बारे में समझाया, माइक्रो के बारे में समझाया। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनकम क्या है, इनकम कैसे जनरेट होती है, क्या होता है कि कैसे हमारे पास इनकम आई और कैसे हमने उसे फर्दर आगे उस इनकम का क्या किया। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के बारे में बात करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमें इनकम मिलती कहाँ से है। इनकम जो हमारे पास मेनली आती है वो आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी हेल्प से होती है। अब आप कहोगे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो चीज़ें जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं वो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। हमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मेन होते हैं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं, उनके बारे में बात करें। पहला होता है लैंड। लैंड का मतलब भूमि, जिस लैंड पे, अब लैंड पे हम रहते भी हैं, फैक्ट्री लगेगी तो किस पे लगेगी, लैंड पे ही तो लगेगी, है ना। दूसरा क्या होता है, लेबर। लेबर का मतलब जो हमें लेबर चाहिए होती है, जो हमारे लिए काम कर सके, जो हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सके या जो हमारे और जितने भी काम हैं वो काम कर सके, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है लेबर की। तीसरी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो वो होता है हमारा कैपिटल। एंड द फोर्थ वन इज़ एंटरप्रेन्योर, और यू कैन से एन एंटरप्राइज। ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनमें ये एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए कहीं से तो शुरुआत होगी। वो शुरुआत एंटरप्राइज, है ना, फर्म, बिजनेस की फर्म चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो बिजनेस करेगा, शुरुआत करेगा, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये क्यों हमारी हेल्प करते हैं। पहली बात तो ये इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि इन टर्न इन्हें भी कुछ मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं जो हमारी
हेल्प करते हैं। ठीक है, किसके में हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये मेन फैक्टर्स हैं हमारे। ठीक, अब ये जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जिस चीज़ से इकोनॉमी जो है हमारी, जिसको ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं कई बार, जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, दो चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमी में जो हमेशा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रेलिवेंट करती हैं। पहली क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं। स्कैर्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, या एक तो इजीली अवेलेबल नहीं होते, अगर अवेलेबल हैं भी तो इतनी सारी जो लोग हैं उनकी नीड्स पूरी करने के लिए कमी पड़ जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ क्या होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है? मल्टीपल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। मल्टीपल यूजेस का मतलब ये होता है कि हमारे एक ही रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड को ले लो। अब लैंड है, उसी लैंड पे हमें घर बना के भी रहना है, उसी लैंड पे मुझे फैक्ट्रीज भी लगानी है, उसी लैंड पे मुझे फार्मिंग भी करनी है। लैंड तो लिमिटेड है, तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं किस काम के लिए कितना फोकस करूँगी। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने फिर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि इनकम चाहिए, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कैसे इनकम मिलती है? पहली बात तो ये है, ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इन रिटर्न इन्हें भी कुछ चाहिए। तो जो इन्हें मिलता है वो कहलाती है हमारी फैक्टर इनकम। ठीक है, कैसे मिलती है? लैंड के बदले में मैं क्या दे सकती हूँ? कोई अगर मुझे लैंड दे रहा है तो मैं उसको रेंट दे सकती हूँ। तो लैंड के लिए इस फैक्टर की इनकम क्या है? रेंट। ठीक है, लेबर है, लेबर को मैं क्या दे सकती हूँ उसके काम के बदले में? वेजेस। ठीक है, लेबर क्या मांगती है मुझसे? वेजेस। तो लेबर के लिए वेजेस क्या है? इसकी इनकम है। ठीक है, कैपिटल, जब भी मैं कहीं कैपिटल अरेंज करूँगी, कहीं से पैसा अरेंज करूँगी तो उसके बदले में क्या दूंगी? इंटरेस्ट पे करूँगी। तो कैपिटल के लिए इनकम क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए बदले में? कोई भी इंसान बिजनेस में घुसता है, किस लिए घुसता है? किस लिए घुसता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए घुसता है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए या एंटरप्राइज के लिए इनकम क्या है उनका? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये उनसे रिलेटेड फैक्टर इनकम्स। ठीक है, फैक्टर इनकम्स में क्या होता है? अब एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, हमारी जो ये इनकम होती है ना, ये सर्कुलर फ्लो में घूमती है। सर्कुलर फ्लो में क्यों घूमती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है वो बहुत ज़रूरी ये है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, एक हमारा प्रोडक्शन सेक्टर होता है इकोनॉमी में, एक हमारा होता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोडक्शन सेक्टर के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, है ना, तो वो क्या करता है? वो उन रिसोर्सेज को हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है और उसके बदले में उनको इनकम दे देता है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है? जितना हमारा पॉपुलेशन है या जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है तो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगातार एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में काम करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये फ्री नहीं हो सकते, है ना, तो इसलिए जैसे इनका यूसेज चलता रहता है वैसे वैसे इनकी इनकम भी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं एक बारी प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में।
प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका यूसेज करता है और उनसे अपने गुड्स प्रोड्यूस करता है, और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एवज में हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम देता है। ठीक है, तो ये थी इसका फैक्टर पेमेंट्स। इसके लिए तो पेमेंट रही हाउस, उसके लिए प्रोडक्शन सेक्टर के लिए तो ये पेमेंट का काम कर रही थी। अब ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर इनकम आ गई, मेरे पास इनकम आ गई, मैंने अपनी लैंड किराए पे दी थी किसी को काम करने के लिए, मेरे पास रेंट की इनकम आ गई। अब मेरे पास जो इनकम है, क्या वो इनकम मेरे पास रखी रहेगी? नहीं, मेरी अपनी नीड्स हैं, उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। तो जब मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं अपनी उन नीड्स को सेटिस्फाई करूँगी। अब नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करूँगी? जो मेरी बेसिक नीड्स हैं उन्हें प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोडक्शन सेक्टर तो प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्शन सेक्टर ने ही तो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, और वो गुड्स को यूज़ कौन करूँगी? मैं ही तो करूँगी। तो क्या होगा, ये जो इनकम मेरे पास आएगी वो इनकम मैं हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम प्रोडक्शन सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्यों करूँगी? कंजम्पशन के लिए। मुझे भी तो चीज़ें कंज्यूम करनी है ना, तो उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए मुझे प्रोडक्शन सेक्टर फ्री में थोड़ी देगा कुछ। तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या कहेगा, ठीक है जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किए आप उन्हें कंज्यूम करो, लेकिन उसके बदले में मुझे इनकम दो। तो मेरे लिए ये क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। है ना। तो इस तरीके से हमारी जो इनकम होती है वो हमेशा इकोनॉमी में एक सर्कुलर फ्लो में घूमती है। वो सर्कुलर फ्लो शुरू होता है प्रोडक्शन सेक्टर से और ख़त्म भी आके हो जाता है फिर से प्रोडक्शन सेक्टर पे। प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करता है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वो हेल्प उसे हम करते हैं हम, और उस हेल्प के बदले में वो हमें इनकम देता है, और उसी इनकम का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और उन गुड्स को परचेज करने के लिए जो प्रोडक्शन सेक्टर ने हमारे लिए बनाए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो फ्लो होता है इनकम का, इसको आप कहते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमी में चलता आ रहा है और चलता रहेगा। जब तक इकोनॉमी चलेगी तब तक चलता रहेगा। ठीक है, सो इनकम के बारे में हमने समझ लिया कि बेसिकली इनकम क्या होती है, किस तरीके से फ्लो करती है अभी, लेकिन इस सर्कुलर फ्लो को हमें और समझना है डिटेल में। ठीक है, तो उसे हम आगे नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे। तब तक आप ये चीज़ें अपना थोड़ा सा इनको माइंड में रखिए, इन बेसिक चीज़ों को। उसके बाद हम आपको सर्कुलर फ्लो के बारे में और समझाएंगे, और फिर हम आपको अपनी नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे, और जो भी हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से आगे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। ठीक है, इन केस किसी को कोई भी डाउट्स हों तो उसके लिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डाउट क्लास में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके सब के आपको आंसर्स प्रॉपर दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।